नमस्कार बच्चों। अभी कल हमने क्लास 10th हिंदी का जो आपकी सहायक पुस्तक कृतिका है उसका पहला चैप्टर पढ़ाया था। आज दूसरा चैप्टर हम आपके सामने कहने जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। और इस चैप्टर का इस पार्ट दूसरे का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, और इस पार्ट को कमलेश्वर जी ने लिखा है। आज इसका पहला पार्ट करेंगे, कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे। जानते हैं ये प्रस्तुत पाठ है जो इसमें लेखक कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक पर व्यंग्य किया है। सभी लोग जानते हैं कि नाक सम्मान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक माना गया है नाक को। कहते नहीं कि हमारी कोई गलत काम कर देता हमारी तो नाक कट गई, तो नाक को सम्मान का प्रतीक माना गया है। इस कथानक में, इस कहानी में आप सुनेंगे कि जॉर्ज की नाक कटना अपमान था। जॉर्ज की नाक, जो दिल्ली में स्टैचू बना हुआ था जॉर्ज पंचम जी का, उस पत्थर की कहीं से नाक कट जाती है, तो नाक कट गई तो वो अपमान का प्रतीक था। नाक कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिलने का द्योतक है कि ब्रिटिश समाज की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। जॉर्ज पंचम की नाक कट गई। अगर कोई आए तो कहे कि बताओ तो ऐसा सम्मान होता है भारत में, मूर्तियां बनी हुई हैं, उसकी नाक कटी हुई है। तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना यानी कि उसकी जो प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसका धूल में मिलना नाक कटने का द्योतक था उस समय। वहीं यह भारत के लिए भी खतरा है। इस पाठ को पढ़कर के हम लोग यही सीखेंगे। इस पाठ से भी पता चलता है कि हमारे देश का चाहे छोटा सा शहीद बच्चा हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा किसी भी विदेशी शासक से बहुत ज्यादा है। अगर छोटा बच्चा भी देश के लिए शहीद हो गया तो वो भी बड़े सम्मान की बात है। किसी भी विदेशी शासक से उसका सम्मान ज्यादा है हमारे यहाँ। फिर देशभक्त नेताओं के सम्मान की, देशभक्त जो नेता हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने को बलिदान कर दिया, उनकी तो बात ही अलग है। इस पाठ से पता चलता है कि विदेशी शासक का हमारे देश पर शासन था। विदेशी सत्ता पहले हमारे भारत देश में राज्य किया करती थी, इसलिए तो विदेशियों की स्थापना मूर्तियों की यहाँ पर देश में है कई जगह। तो विदेशी शासक का हमारे देश में शासन था, परंतु आत्मा पर नहीं, हमारी आत्मा पर विदेशी लोग नहीं थे। शायद इसलिए नाक लगाने के बाद माहौल गमगीन सा था। यानी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक कट गई थी उसमें मूर्ति में, उसकी नाक कोई जिंदा नाक लगा दी गई, इसलिए गमगीन था कि बताओ तो विदेशियों को बचाने के लिए, विदेशियों के सम्मान के लिए हम लोग अपने को भी न्यौछावर कर देते हैं, तो थोड़ी सा माहौल गमगीन हो जाता है। ऐसा कुछ कथानक, ऐसी कुछ कहानी इस पाठ में दी गई है। अब इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिए, यह बात यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक जो ये शीर्षक लिया गया, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड एक देश है, वहां की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उनकी सूचना आई कि एलिजाबेथ द्वितीय जो इंग्लैंड की रानी थी वो हमारे भारत का दौरा करने वाली है, यानी हमारे भारत देश में आने वाली है, पधारने वाली है। अखबारों में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रानी आ रही है, इंग्लैंड से रानी को भारत आना है, इसलिए चर्चाएं पेपरों में निकल रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। लंदन से लगातार रोजाना खबरें आती थी पेपरों में, अखबारों में, कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। वहां पर रानी तैयार हो रही है, इंग्लैंड में तैयार होकर के कैसी तैयारी कर रही है वो, शाही दौरा, उसके राजघराने का दौरा आज भारतवर्ष में होगा कुछ समय बाद, तो कैसी तैयारी रानी कर रही है, तो कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, एक मैन दर्जी था रानी एलिजाबेथ का, वो भी परेशान था। उसको आखिर ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी जो महारानी एलिजाबेथ है, ये इंग्लैंड की रानी, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में कब क्या पहनेगी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जब ये हिंदुस्तान जाएगी तब कौन सी पोशाक पहनेगी, पाकिस्तान जाएगी तब कौन सी ड्रेस पहनेगी, और नेपाल के दौरे पर जाएंगी तब कैसी ड्रेस पहनेगी। तो ड्रेस को लेकर के उनका दर्जी भी परेशान था। ये लगातार खबरें समाचार न्यूज़पेपर में आ रहे थे। उनका सेक्रेटरी माने होता है सचिव, तो उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। यानी कि जानते हैं कोई सम्राट अगर जाता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसका जो गुप्तचर होता है, जैसे पहले के राजा महाराजे भी गुप्तचर भेजते थे, पहले वहां की पूरी जानकारी करके आओ, माहौल कैसा है, कोई खतरे की चीजें तो नहीं है। तो उनका यानी कि रानी एलिजाबेथ का एक जासूस था,
यानी कि रानी के आने से पहले वो भी इन महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। एक बार राउंड लगाने के लिए उसको आना था पहले, रानी से आने से पहले। ये सब बातें अखबार में छप रही थी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, कोई मजाक नहीं था कि क्या है ये। जमाना चूंकि नया था, नया जमाना था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अब फौज फाटा के साथ राजा महाराजा नहीं जाते थे, वो दिन तो समाप्त हो गए थे। अब एक नया दौर आ गया था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। जैसे आज के समय में कोई नेता अगर कहीं आते हैं तो उनके पीछे कई फोटोग्राफर, मीडिया के कर्मी लग जाते हैं। तो फोटोग्राफरों की भीड़ शामिल हो रही थी, उनकी फौज तैयार हो रही थी। अच्छा, इंग्लैंड के अखबारों की, जो इंग्लैंड देश है ना, वहां के अखबारों की कर्तनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। यानी कि जो भी न्यूज इंग्लैंड के अखबारों में निकलती थी, अगले दिन वो हिंदुस्तान के पेपरों में छप जाती थी कि इंग्लैंड में ऐसा चल रहा है, रानी की तैयारी ऐसी हो रही है भारतवर्ष आने की। तो ये सब चीजें अगले दिन भारतवर्ष के न्यूज़पेपर में छप जाया करती थी कि रानी ने एक दिन खबर छपी पेपर में कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, नीले रंग का सूट बनवाया है उसने, जिसका रेशमी कपड़ा, देखिए कैसा कपड़ा है उस सूट का, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया, हिंदुस्तान से ही उस कपड़े को इंग्लैंड पहुंचाया गया है। यानी कि उसका एक रेशमी सूट बनवाया है रानी ने, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। उस समय की बात, लगभग 400 पाउंड का खर्चा उस सूट बनवाने में ही आया था। ये सूचना अखबारों में आई। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। अच्छा, कोई जब कार्य होता है, ज्यादा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका पूरा बायोडाटा दिया जाता है। तो रानी को आना था भारतवर्ष के दौरे पर, तो रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी पेपरों में कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, इसके माता पिता कौन थे, यानी कि उनका पूरा जीवन परिचय भी पेपर में छापा गया। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, उनके प्रिंस के भी कारनामे छपे। और तो और उनके नौकरों, यानी कि रानी एलिजाबेथ के यहाँ कैसे कैसे नौकर काम करते हैं, उनके नौकरों के बारे में, उनके बावर्चियों के बारे में, खानशामों के बारे में, यानी कि उनके खाना बनाने वाले लोगों तक के बारे में, उनके अंगरक्षकों के बारे में, यानी कि उनके बॉडीगार्ड कैसे हैं, वो कहाँ के निवासी हैं, इन सब की पूरी जीवनियां देखने में आई। अखबार में सबके बारे में वर्णन किया गया। रानी को तो छोड़ो, उनके साथ में जो उनके बावर्ची थे और उनके साथ में जो कार्य करने वाले लोग थे, उनकी जीवनियां भी अखबारों में छपी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छापी गई कि रानी के महल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। बताओ, कुत्ते तक की तस्वीरें अखबारों में छपी कि रानी के ये कुत्ते हैं, ये जानवर हैं, उनकी भी फोटो अखबार में छापी गई। यानी कि जब पता चला हिंदुस्तानियों को कि रानी का दौरा होने वाला है भारतवर्ष में, तो बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। अगर शंख इंग्लैंड में बज रहा था तो उसकी गूंज हिंदुस्तान तक आ रही थी। यानी कि रानी के एक एक क्रियाकलाप जो इंग्लैंड में वो कर रही थी, कैसे भारत आने की तैयारी कर रही थी, उसकी एक एक आवाज, एक एक बात हिंदुस्तान तक खबर में आ रही थी समाचार पत्रों के द्वारा। यानी कि अगर आप लोग ये कह लें कि अगर शंख इंग्लैंड में बज रहा तो उसकी गूंज, उसकी आवाज हिंदुस्तान तक पहुंच रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही कि इतना जोर शोर लगा रही है रानी भारत आने की, इतनी तैयारियां कर रही है, तो बहुत सनसनी फैल रही थी हिंदुस्तान में। राजधानी में, यानी कि भारत की राजधानी आप लोग जानते हैं कि दिल्ली है, तो राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी में और भी ज्यादा क्रियाकलाप हो रहे थे, बहुत ही तहलका मच गया दिल्ली में। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर, बताओ उस समय 5,000 रुपए का सिर्फ सूट सिलवाया था रानी ने। आज के समय में उसकी कीमत कितनी होगी? यानी कि उस समय 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। जो पालम हवाई अड्डा है, वहां पर रानी का हवाई जहाज उतरेगा, उस हवाई अड्डे पर उसको उतारा जाएगा। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। जब इतनी विशेष महारानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जब हमारे हिंदुस्तान और खासतौर से हमारी राजधानी, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में आ रही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ खास होना चाहिए। रानी यहाँ आकर के किसी प्रकार की असुविधा महसूस न करे, किसी प्रकार की कमी हमारे भारत देश की, हमारी दिल्ली की, हमारी राजधानी की ना निकाल पाए, तो कुछ ना कुछ खास होना चाहिए। कुछ क्या लोग बाग सोचते थे, जो यहाँ के शासक थे अपने भारतवर्ष के, वो सोचते थे अरे कुछ से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ होना चाहिए बहुत कुछ होना चाहिए।
जिसके बावर्ची यानी रसोइये, खाना बनाने वाले रानी के जो हैं, वो भी साधारण लोग नहीं थे। वो भी महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर के लड़ चुके हैं। यानी कि उनका एक एक व्यक्ति, बॉडीगार्ड, खाना बनाने वाले, उनके सारे कार्य करने वाले, वो भी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग उनके पास थे। तो उनके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर के लड़ चुके थे। उनकी शान शौकत के क्या कहने। अब ऐसी रानी हमारे हिंदुस्तान आ रही है, तो ऐसे रानी के शान शौकत के क्या कहने, यानी कि उसकी तो शान ही अलग है। अच्छा, और वही रानी, इतनी शान शौकत में रहने वाली रानी आज दिल्ली आएगी। कुछ दिनों के बाद दिल्ली आने वाली है। नई दिल्ली ने, अब दिल्ली क्या, दिल्ली में रहने वाले इंसाने, दिल्ली में जो इंसान रह रहे थे, दिल्ली में जो सरकार थी उस समय, यानी कि दिल्ली के जो शासक वर्ग थे, उसने अपनी तरफ देखा। यानी कि पूरी दिल्ली को झांका, देखा गया सभी लोगों ने गौर से कि हमारी दिल्ली में, इस भारतवर्ष की राजधानी में कोई कमी तो नहीं है, कि रानी को यहाँ कमी महसूस हो, हमारी बुराई जाकर के इंग्लैंड में करे कि अरे भारतवर्ष तो ऐसे ही है। बताओ, तो वहां राजधानी में भी ऐसे ऐसे काम है, इतनी खराब उनकी राजधानी है, तो हमारी जाकर के बुराई ना हो। तो नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी इंग्लैंड के बारे में सोचते हैं कि वहां का उनका माहौल कैसा है, और हमारे अपनी दिल्ली की तरफ देखते हैं कि हमारी दिल्ली का माहौल कैसा है। और देखते देखते शासकों ने सोचा कि अभी काफी कमियां हैं, इतनी बढ़िया सुंदर सी दिल्ली हमें बना देना है, किसी प्रकार की कमी यहाँ पर न रहने पाए। और देखते ही देखते जितने शासक वर्ग थे उस समय दिल्ली में, सभी को काम पे लगा दिया। और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा, बहुत ही सुंदर दिल्ली बनने लगी। सब प्रकार से दिल्ली को सजाया गया, सभी इमारतें सजाई गई, रंग रोशन हुआ, यानी कि देखने में दुल्हन की तरह दिल्ली सजने लगी, क्योंकि रानी को आना था। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, कोई ने किसी से नहीं कहा कि भैया तुम तैयारी करो, तुम ऐसा काम करो, अपनी बिल्डिंग की सफाई करो, यहाँ पर खूबसूरत झालर लटकाओ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस लोग बागों के मन में ये था कि दिल्ली हमारी है, दूसरे देश की रानी आकर के हमारी दिल्ली को देखे तो तारीफ करके जाए। तो किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, सड़कें जवान हो गई। जो टूटी फूटी कुछ सड़कें थी वो भी एकदम से उनकी मरम्मत होने लगी, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, कई प्रकार की जो गंदगी धूल जाने कब से जमी हुई सड़कों में, घर मकानों में थी, वो भी साफ होने लगी। इमारतों ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया, सभी इमारतें दिल्ली की सज गई, रंग रोशन सब इमारतों में हो गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जो एक मेन चौराहे पर जॉर्ज पंचम की लाट खड़ी हुई थी, जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू लगी हुई थी, तो सारी दिल्ली तो सज के तैयार हो गई बिल्कुल दुल्हन की तरह। लेकिन जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू बनी हुई थी, जो शासक थे विदेशी, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता भी जा रहा था, जो कमी थी सब कुछ दूर, कमियां भी दूरी होती जा रही थी, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, ये सब तैयारियां दिल्ली में हो जाएंगी रानी के आने से पहले। पर जॉर्ज पंचम की नाक एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। जब शासक वर्गों ने देखा कि ये मेन चौराहा दिल्ली का है, तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की जो स्टैचू लगी हुई है, इसमें नाक नहीं है। जाने किसने क्या हुआ, उसकी नाक काट दी थी। पूरी स्टैचू तो खूब अच्छी बनी थी, दिल्ली भी खूब बढ़िया बन करके तैयार हो गई थी, और मेन चौराहे पर जो जॉर्ज पंचम की लाट थी उसकी नाक कट चुकी थी। जाने किसने किस कारण से नाक कट चुकी थी, ठीक है। तो उसकी नाक नहीं थी, जो बुत खड़ा हुआ था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। समझ गए अब किसकी नाक, जो ये शीर्षक लिया है, जॉर्ज पंचम की नाक। यानी कि उसी नाक पर आधारित पूरा पाठ कमलेश्वर जी ने लिखा हुआ है। तो सब कुछ दिल्ली पूरी सज धज के तैयार हो गई, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट में जो स्टैचू चौराहे पर था उसकी नाक नहीं थी। अब वो नाक की समस्या थी कि रानी आएगी, हमारी दिल्ली का दौरा करेगी और देखेगी, बताओ तो यहाँ पर जो मूर्तियां स्थापित है उनकी तो नाक ही नहीं है, यहाँ के नकटे लोग हैं। बताओ तो इनकी स्टैचू जो महापुरुष होते रहे उनमें नाक ही नहीं है, तो कितनी हमारी बेइज्जती बदनामी होगी। तो जॉर्ज पंचम की नाक वहां के शासक वर्गों के लिए एक समस्या बन गई, दिल्ली के जो शासक वर्ग थे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, सुन लीजिए अब नाक की भी दास्तान। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त बहुत तहलके मचे थे इस नाक के लिए, नाक को बचाने के लिए आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे नाक को बचाने के लिए, चंदा जमा किया था सिर्फ नाक के लिए, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे,
गर्मा गर्म बहसें हुई थी नाक को बचाने के लिए, यानी अपने नाक का मतलब है अपना सम्मान को बचाने के लिए। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, रोज अखबारों में खबरें निकलती थी सिर्फ नाक बचाने के लिए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इस पर बहस हुआ करती थी पहले कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कोई अगर एक मैटर सामने आता है, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। तो कुछ पक्ष में थे कि नाक रहने दी जाए, कुछ विपक्ष में थे कि नाक हटा दी जाए, और ज्यादातर लोग खामोश थे, जो ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, जो किसी की तरफ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। लेकिन खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी कि जो पक्ष जीतता दिखाई दिया, पक्ष वाले या विपक्ष वाले, जो टीम जीतेगी उनके पक्ष में हम हो जाएंगे। तो यह आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि उनकी नाक तक कोई पहुंच जाए, यानी कि उनकी नाक तक, उनकी लाट तक, जो स्टैचू था जॉर्ज पंचम का दिल्ली में, उनके लाट तक, उनकी नाक तक कोई पहुंच जाए। पहरेदार नियुक्त कर दिए गए लाट को बचाने के लिए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी कि ये तो विदेशी थे, लेकिन अपने भारतीय जो महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, ऐसे कई महापुरुषों की स्टैचू कई क्षेत्रों में भारतवर्ष में बनी हुई है कि नहीं। महात्मा गांधी के भी स्टैचू कई जगह मिल जाएंगे, नेहरू जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के, भीमराव अंबेडकर जी के, लाला लाजपत राय के, कई महापुरुषों के स्टैचू भारतवर्ष में कई स्थानों पर बने हुए हैं। तो ऐसी कई नाकें, जैसे जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए पहरेदार तैनात हैं, तो कई नाकें खड़ी हुई हैं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध, जैसे कि शिवाजी लड़ा करते थे, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, तो गुरिल्ला युद्ध तक भी नाक को बचाने के लिए कभी कभी हो जाते थे, क्योंकि विदेशी अत्याचारी जब आते थे, जैसे जानते हैं कि हमारे मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया, उनको भी खंडर अस्त व्यस्त कर दिया गया, कई लोगों ने हमारे मंदिर बिगाड़ दिए। तो जो देश के महापुरुष थे, विदेशी आकर के इनकी नाक काटते थे कि भारतवर्ष की नाक कट जाए। इनके महापुरुषों की नाक कट गई अगर, तो समझो भारत देश की नाक कट गई। तो इसके लिए, अपनी नाक को बचाने के लिए तो कभी कभी गुरिल्ला युद्ध भी लोग बाग करते थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। सुनना, ये जॉर्ज पंचम की नाक, उसी जमाने में जब बचाते थे लोग नाक को अपने स्टैचू की, तो यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने एक बार देखा गया, जब सभी स्टैचुओं की नाकें काटी जा रही थी, तो सभी में पहरेदार लगाए जा रहे थे, किसी भी हमारी स्टैचू की नाक न कटे। तो एक दिन अनायास देखा गया कि दिल्ली में जो मुख्य चौराहे पर जॉर्ज पंचम की नाक है, जब सुबह लोग बागों ने देखा तो देखा कि लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जाने किसने नाक काट दी जॉर्ज पंचम की, जिसके लिए लड़ाइयां होती थी कि नाक न कटने पाए, अचानक वो नाक काट दी गई। अब ये पता नहीं चला कि जिनको पहरे पर लगाया उन्हीं ने ही नाक काट दी या कहीं किसी ने और ने आकर के नाक काटी। हथियारबंद पहरेदार जिनको ड्यूटी पर लगाया था, हथियारबंद जो पहरेदार थे उसकी रक्षा कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, अपनी अपनी जगह तैनात रहे, गश्त भी लगती रही, लोग बाग जागते भी रहे, और लाट की नाक अचानक चला जाना बड़े आश्चर्य की बात थी कि बताओ इतने लोग रहते हुए भी इस लाट की नाक चली गई, किसने ये नाक काटी, बड़े आश्चर्य की बात है। अब लोग बाग सोच रहे थे, ये तो उस समय की बात है कि नाक कट गई थी, अब कैसा किया जाए। इसी दिल्ली में रानी एलिजाबेथ को आना है, जिसमें जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई है। अब बताओ, कटी हुई नाक को देख करके रानी क्या कहेंगी, हमारा उपहास मजाक करेंगी। तो लोग बाग, यहाँ के शासक वर्ग दिल्ली के सोचते थे कि रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ गई लोग बागों की, दिल्ली के रहने वाली की, दिल्ली के शासक वर्गों की परेशानियां बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी हुई, बहसें हुई आपस में कि कैसे नाक लगाई जाए, इसमें कहां से कौन सा पत्थर लाया जाए जिसमें इस स्टैचू में नाक फिर से फिट हो जाए। तो देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, मसला किया गया कि क्या किया जाए। बड़े बड़े जो मंत्री लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग भारत देश के थे, दिल्ली के, सबकी एक मीटिंग कराई गई कि भाई अपने अपने विचार दो, इसकी नाक तो लगना है इस स्टैचू में, और कैसे बचाई जाए, कहां से नाक लगाई जाए, कौन लगाएगा नाक। काफी देर तक मीटिंग चली। वहां सभी सहमत थे कि अगर इस स्टैचू की नाक नहीं है तो हमारी भी समझो नाक नहीं रही, हमारी भी नाक कट गई, भारत देश की भी नाक कट जाएगी। इसलिए जॉर्ज पंचम के स्टैचू पर नाक लगना तो अति आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर रानी को दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली में ही आना है।
तो दिल्ली में किसी प्रकार की कमी ना हो, तो इस स्टैचू में नाक लगना अति आवश्यक है। उच्च स्तर पर बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने अपने मशवरे दिए, सुझाव दिए, दिमाग खरोंचे गए, काफी दिमाग में कोशिश डाली गई और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है, नाक लगनी ही चाहिए कैसे भी हो। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को, जो दिल्ली का उस समय प्रसिद्ध मूर्तिकार रहा होगा, उस मूर्तिकार को बुलाया गया और हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हमारे बीच में हाजिर हो जाए। मूर्तिकार, अच्छा जिसको बुलाया था लोगों ने, तो मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, बहुत अच्छी आर्ट थी उसकी, बहुत बढ़िया कलाकृतियां बनाता था, कलाकार था, होशियार था, पर पैसे से लाचार था, बेचारा गरीब था वो मूर्तिकार जिसको बुलाया गया। जब मूर्तिकार सरकार के सामने, राजनेताओं के सामने उपस्थित हुआ, तो आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। पहले हुक्कामों के चेहरे, हुक्कामे कौन? हुक्म देने वाले, जिन्होंने आदेश दिया था कि मूर्तिकार को बुलाया जाए। जो सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, उनके सभी के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, सभी के चेहरे लटके हुए, बड़े दुखी थे कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो समझो हमारी भी नाक कट गई। तो उनके लटके हुए परेशान चेहरों को देख करके, कुछ चेहरे लटके हुए दिखाई दे रहे थे मूर्तिकार को, कुछ उदास, कुछ बदहवास, बड़ी बदसूरत बन चुकी थी लोगों की। उनकी हालत देख करके, यानी कि अपने देश के उच्च अधिकारियों की ऐसी हालत देख करके, वो लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए कि बताओ, जो हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश के शासक हैं, हमारे देश के उच्च अधिकारी हैं, आज उनके चेहरे कितने डाउन हैं। तो हमारे बताओ भारत देश का क्या होगा जब ये लोग भी अपने हृदय को डाउन किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग बागों को देख करके, अपने अधिकारियों को देख करके, उस मूर्तिकार, उस कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, तभी इसी बीच एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार तुम आ गए, अच्छी बात है। तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है, किसी अधिकारी ने कहा, तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। जो दिल्ली के मुख्य चौराहे पर जॉर्ज पंचम की लाट है, उसकी नाक कट गई थी पहले, तो वो नाक फिर से फिट होना है उस लाट में, उस स्टैचू में। ये तुम्हें काम करना है। मूर्तिकार ने सुना, आदेश सुना और जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप लोग उदास मत होइए, नाक लग जाएगी नाक। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए, सिर्फ मुझे एक बात बता दो आप लोग, नाक तो मैं लगा दूंगा, कि यह लाट कब और कहां बनी थी, कब बनी थी और कहां बनी थी, कहां का पत्थर था इसमें, कौन से पत्थर की लाट है, इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। बस इतनी सी बात बता दो तो मैं इस पत्थर ढूंढ करके, वही पत्थर ला करके इसकी नाक में फिट कर दूंगा। सिर्फ हमें आप इतना आदेश दीजिए, बताइए, थोड़ी हमें जानकारी दे दीजिए कि यह लाट कब बनी थी और कहां बनी थी, पत्थर कहां का है। तो लोग बाग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, क्या वो बता पाते हैं सही सही कि पत्थर कहां का है, कहां से लाया गया था, कब बना था, क्या वो मूर्तिकार वो पत्थर ला सकता है, क्या उसको तराश करके नाक फिट कर देगा, ये आगे के वीडियो में हम बताएंगे। अभी आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।